कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी जी ने। जैसी की भाषा कौन सी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा अवधी। सूरदास किस काल के कवि थे? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्यकाल। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो ये 5 क्वेश्चन आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आपका है 1453 ईस्वी। 7वां आपका प्रश्न है कि भक्तमाल में कितने छपय है? तो आंसर आपका हो जाएगा 316। ठीक है। 8वां आपका प्रश्न है कि नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा समास शैली। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था व्यास शैली और समास शैली के बारे में। समास शैली का मतलब संक्षिप्त रूप और व्यास शैली का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। ये भी आप बढ़िया से समझिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9 नंबर कि नाभा दास की 2 कृतियों का नाम? तो आंसर आपका हो जाएगा अष्टयाम और भक्तमाल। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका है भूषण जी। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आपका है 1453 ईस्वी। 7वां आपका प्रश्न है कि भक्तमाल में कितने छपय हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 316। 8वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? तो आंसर आपका है समास शैली। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि नाभादास की 2 कृतियों का नाम? तो अष्टयाम और भक्तमाल। 10वां आपका प्रश्न है कि कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा भूषण जी। ठीक है। तो 12 नंबर आपका प्रश्न है कि लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी किसने लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा भूषण जी ने। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम? तो आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम? जयशंकर प्रसाद। 14 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म और निधन के बारे में बताना है। तो जन्म 1889 यानी कि 1889 और निधन 1937। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका है वाराणसी। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि सुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल किसकी कृति है? तो आंसर आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। 18 नंबर प्रश्न, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नंबर, काठ का सपना किसकी कृति है? तो आंसर आपका हो जाएगा मुक्तिबोध जी का, काठ का सपना। 20 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं? तो रघुवीर सहाय जी हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21, कवि रघुवीर सहाय के जन्म और निधन बताएं? तो जन्म 1929, निधन 1990। 22 नंबर आपका प्रश्न है कि कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? तो आंसर आपका हो जाएगा हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे। 23, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आंसर आपका है आत्महत्या के विरुद्ध। 24, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं? तो आंसर आपका है विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। 25, किसने लिखा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल? तो आंसर आपका हो जाएगा रघुवीर सहाय जी। 26, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो आंसर आपका है गद्य गीत। 27 नंबर, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं? तो आंसर आपका है ज्ञानेंद्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं? तो ज्ञानेंद्रपति। 28, हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। 22 नंबर, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? बढ़िया से समझिएगा। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। देखिए, आपको पहले से भी मालूम है कि उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अब उप और सर्ग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उप का अर्थ होता है समीप या निकट,
और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ क्या होता है आपका? समीप या निकट। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। जैसे यथाशक्ति में आपका यथा हो गया उपसर्ग। आज जन्म में आपका क्या हो गया? आ। प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वो आपका क्या होता है? प्रत्यय। जैसे कि भलाई, तो भलाई में क्या आपका प्रत्यय है? आई। तो ये आपका हो गया उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के अंत में। ये आपका दूसरा आपका है कि संधि और समास में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, समास में 2 पदों का मेल होता है। तो देखिए, संधि 2 वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देवालय। समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य। तो ये आपका पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर का कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो इसे आप एक बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है जबकि समास में 2 पदों का मेल होता है। नेक्स्ट आपका है कि संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। तो देखिए, संज्ञा आपको बिल्कुल मालूम है, उस शब्द को कहते हैं जिनसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीवन का बोध हो। जैसे गंगा, पटना, मेला, पानी इत्यादि। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, जो इत्यादि। ये आपको बिल्कुल मालूम है। नेक्स्ट आपका है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आपका हो जाता है आग, अनल, पावक। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? सिनोनियम्स। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है? समानता होती है। पांचवा आपका है विलोम शब्द। ये अपने सामने वाले शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलोम शब्द ये अपने सामने वाले शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करता है। जैसे आय का विलोम व्यय होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मुहावरा, इडियम्स की। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। देखिए, मुहावरा क्या होता है? एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। ठीक है। जैसे अंग छूना का हिंदी हो मतलब मीनिंग क्या आपका होगा? कसम खाना। तो मुहावरा क्या है? एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। नेक्स्ट है कि पदबंध किसे कहते हैं। तो जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से किसी एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि की जगह प्रयुक्त हो तो उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से किसी एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि की जगह प्रयुक्त हो तो उस बंधी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जैसे समझते हैं, मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा। यहाँ सामने वाला मैदान क्या है? संज्ञा पद का काम कर रहा है।